हाँ, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे आपकी ज्योग्राफी यानी भूगोल, ठीक है। और फिर बता दूं बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं, दोनों लैंग्वेज में सीखेंगे। सबसे बड़ी खास बात यही है कि दोनों भाषाओं में आपको नोट्स मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज दोनों भाषाओं में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे बड़ा एक गोल्डन चांस है जो यूट्यूब पे पहली बार है, ठीक है। और फिर मैं बता दूं आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा कुछ बच्चे पूछ रहे थे बुक्स कैसी है क्या, तो बुक्स बता दूं मैं आपको कि ये बुक हिंदी वालों के लिए है, भारत भौतिक पर्यावरण, ठीक है। इंग्लिश में इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। और दूसरी बुक है आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और एक बुक और है तीसरी जो प्रैक्टिकल बुक है, प्रायोगिक किताब है, वो भी आपके काम की है, ठीक है। ये 3 किताबें हैं। बेसिकली इसका रेशियो ऐसा रहता है इन बुक्स का कि जैसे अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 मार्क्स अगर पेपर होता है तो 30-30 के दोनों मतलब कि 40-40 के 40 की ये बुक 40 की ये बुक 80 और 20 नंबर का प्रैक्टिकल जो दूसरी बुक है ऑलमोस्ट ऐसा रहता है। या फिर 70 का पेपर होता है तो 30-30 की ये दोनों 10 नंबर का प्रैक्टिकल 70 और 30 नंबर जो होते हैं वो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टेस्ट होते हैं ना उनके अकॉर्डिंग स्कूल में पूरी मार्कशीट बन जाती है, वो अलग अलग रेशियो रहता है। तो प्रैक्टिकल का भी ज्योग्राफी के अंदर बहुत बड़ा अपने योगदान है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। प्रैक्टिकल का मतलब जिसके अंदर आप मैप वगैरह प्रैक्टिस करोगे वो स्कूल के अंदर करवाई जाता है, ठीक है, वो चीज़ है। अब अपन आज जो बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये वाली अपन आज बुक स्टार्ट कर रहे हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, भारत भौतिक पर्यावरण। बहुत ही प्यारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। और फिर बता दूं मैं कि इसी प्लेलिस्ट का जो फर्स्ट वीडियो है वो ज़रूर देखना है क्योंकि उसकी सारी बातें आज काम आने वाली है। वहाँ मैंने डीपली बताया है, पॉइंट का रेशियो बताया है। यहाँ पर आपकी मोटा मोटी बता रखा है, जैसे अपन कोई पॉइंट की बात करते हैं, इंडिया के एरिया की बात करते हैं तो 32.8 ही बता रखा है, जबकि मैंने वहाँ पर पूरा 32 है चाहे 263 मतलब पूरा डिट्टो बता रखा है। तो वो ज़रूरी है, इसी का फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना। आपको कमेंट में फर्स्ट में पिन करे हुए इसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप हेडिंग लगाइए, प्रॉपर मेरे साथ के साथ नोट्स बनाना है। आज का आज इसी वीडियो में चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, इंडिया लोकेशन यानी कि भारत की स्थिति, भारत कहाँ है। फिर बता दूं ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको इंडिया और वर्ल्ड के मैप दोनों मैप लेके आने हैं अभी, ठीक है, और उनको आपको स्टडी करना है। अब बात करते हैं अपन भारत कहाँ है, तो मैं इस मैप की कोडिंग आपको समझाऊंगा। ऐसा मैप आपको अभी आपकी फेयर कॉपी बनाना है, गलत बनेगा पेंसिल से बनाओ, बार बार प्रैक्टिस करके बना लेना, ठीक ठाक बन जाना चाहिए, कोई प्रॉपर वैसी कोई जरूरत नहीं होती। वैसे भी अपन ये मनगढ़ंत बनाते हैं, ठीक ठाक थोड़ा रेशियो बिठा देते हैं। तो मैं अब इंडिया की कुछ बात करता हूँ भारत के लिए कि भारत कहाँ कहाँ फैला। हालांकि मैंने फर्स्ट वीडियो में सब कुछ बता रखा है, लेकिन एग्जैक्ट आपको अब सिर्फ स्टेट नेम लेना। जैसे यहाँ पर जो है हमारे यहाँ है कश्मीर, ठीक है, ऊपर ही ऊपर ये लाइन नहीं खींचनी आपको, ऊपर कश्मीर है, नीचे कन्याकुमारी जो आपकी एनसीईआरटी बुक में। हालांकि मैंने डिट्टो लोकेशन उस वीडियो में बता रही है जगह भी, लेकिन आपको अभी मोटा मोटी ये देखना है, कश्मीर कन्याकुमारी, इधर अपना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अपना गुजरात, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देना, इसमें तो क्या दिक्कत है, तो नाम ही तो है, ठीक है। तो ये अपना अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कश्मीर गुजरात और ये अपना कन्याकुमारी। और फिर अगर अपन भारत की बात करें लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनली यानी अक्षांशीय और देशांतरीय, ध्यान से समझना, अक्षांशीय और देशांतरीय यानी कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल। हालांकि ये मैं आपको चैप्टर 3 में पढ़ाने वाला हूँ, जो प्रैक्टिकल की बुक है ना आपकी उसका चैप्टर 3 शानदार करने वाला, लेकिन अभी मैं थोड़ा बायोडाटा अपन को बेस मजबूत करना है इस चैप्टर को, तो ध्यान रखना ये चीज़ें अभी उतारनी है नोट्स में आपके कोर्स में। तो इसने कहा कि जो इंडिया है ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल यानी अक्षांशीय और देशांतरीय 30 डिग्री में फैला हुआ है। आपकी बुक में ये लाइन लिखी हुई है, लेकिन अब आप ये नहीं समझ पाओगे कि लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री कैसे, तो वो समझना है कि यहाँ पर भारत का जो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये बात तो समझ में आती है। यहाँ पर और यहाँ का बीच का जो वो है 37 डिग्री 6 मिनट,
ये अपना अक्षांश देशांतरी विस्तार लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट और ये हो जाएगा अपना कन्याकुमारी जो है 8 डिग्री 4 मिनट। समझ में आ गई? 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट ये अपना हो गया। अब इधर से मैं देखूं अपना तो वो हो जाएगा गुजरात के, इधर लिख देता हूँ ऊपर थोड़ी जगह बचा के, 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ लिख देता हूँ 97 डिग्री 25 मिनट। अब मेरी बात सुनना, 37 और 8 4 इनके बीच का गैप देखो, 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट। जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो आपको लगभग वो हालांकि ज़्यादा आ रहा है लेकिन 30 के लगभग अप्रोक्स माना जाता है, अबाउट 30। और इधर से ये देखोगे गैप 68 और 97 का, 97.25 और 68.7 का, तो भी ये भी आपको लगभग ऐसा लगेगा कि जैसे 25 में 7 गए तो 18 और यहाँ बच के आपके 17 में से 8 जाएंगे तो बच गए 9 और यहाँ बच के लगभग 29, मतलब लगभग ये भी 30। तो ये इस तरीके से वो रेशियो देखा जाता है कि लगभग 30 डिग्री इसने माना है। अब आपको समझ में आया कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री कैसे है, जो लाइन लिखी हुई थी। समझ में आ गई? आपको डिट्टो फैक्ट याद करना है, ये माइनस करने की तो खैर जरूरत नहीं, तो समझाने के लिए मेरा था 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट, ईस्ट यानी पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट आपको डिट्टो याद करना है। ये हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल अक्षांश देशांतरीय विस्तार है भारत का, ठीक है। इसको आपको एज इट इज याद करना है। अब वो बात समझ में आ जाएगी आपके एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है कि दोनों के बीच का 30 डिग्री का जो गैप है वो कैसे बना। समझ में आ गई? ये चीज़ है। इसके अलावा डिस्टेंस, हालांकि मैंने आपको पहले लिखा दी थी कि भारत लंबा ज़्यादा है चौड़ा कम है, ठीक है। यानी कि भारत की इधर से बात कर तो मैं वेस्ट से ईस्ट की जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है, मतलब चौड़ाई भारत की। अगर मैं बात करूं पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, और ये हो जाएगी उत्तर से दक्षिण बोल दो, दक्षिण से उत्तर, नॉर्थ से साउथ बोल दो, साउथ से नॉर्थ बोल दो, 3214 किलोमीटर। हालांकि ये बात मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी, लेकिन फिर भी अभी आपके कोर्स में ये बात दे रखी है। दोनों का गैप भी मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट वीडियो में, माइनस करके देख लेना, ठीक है। बहुत ज़रूरी बात ये थी। इसके अलावा कुछ फैक्ट है ना, वो चीज़ लिखाता हूँ मैं, अब ये चीज़ मिटा देता हूँ, है ना। फैक्ट वाली बात बहुत ज़बरदस्त बात है आपके कोर्स में। एक बात और लिखी हुई, तो 30 डिग्री वाली बात तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, 30 डिग्री वाली तो एक बात लिखी है कि जो भारत है, जो इंडिया है, उसका 12 नॉटिकल माइल, 12, पूरी बात समझना, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल का मतलब होता है 12 समुद्री मील तक भारत का एकाधिकार है। मतलब भारत है ना, इसके इधर आपको पता है पानी है, समुद्र है, सी है, लेकिन भारत का समुद्र में कितना हक है भाई? सी जो है वहाँ पर ऐसा थोड़ी कि पूरा का पूरा अपना हक है, नहीं, 12 नॉटिकल माइल तक अपना हक है। अभी बताऊंगा नॉटिकल माइल का मतलब क्या होता है, तो मैं पूरा प्रॉपर बताता हूँ आपको, ऐसे एनसीईआरटी बुक से सीधा समझ में नहीं आएगा। ये भारत है, मैं इस बाउंड्री को एक बेस लाइन मान लेता हूँ, आधार लाइन मान लेता हूँ, इसको देखो आधार लाइन है, मतलब ऐसा मान लो कि यहाँ से इससे 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, फिर इससे 24 नॉटिकल माइल, के बाद 200 नॉटिकल माइल, और इसके बाद में है हाई सी, मतलब पूरा समुद्र है वो, उच्च सागर बोलते हैं इसको, उच्च सागर। अब मेरी बात समझना, आपके कोर्स में इतना सा ही दिया हुआ है कि 12 नॉटिकल माइल तक भारत का हक है। अब मेरी बात समझना कि 12 नॉटिकल माइल समुद्र है, समुद्र की बात कर रहा हूँ, ये पूरा पानी जो पानी है, 12 नॉटिकल माइल तक, नॉटिकल माइल का मतलब बताता हूँ, किलोमीटर में चेंज करके बता दूंगा अभी, यानी कि लगभग ये किलोमीटर देखो तो 21.9 किलोमीटर की डिस्टेंस है। चलो बता देता हूँ साथ के साथ, और कैसे चेंज करते हैं वो भी बात कर लेंगे। 12 नॉटिकल माइल तक तो भारत का 100% हक है समुद्र में, कि भारत जो मर्जी कर सकता है। कैसे? कि यहाँ पर अपने जहाज चला सकता है, अपने मछुआरे छोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है यहाँ समुद्र में, यहाँ तक तो ये यहाँ से, और फिर ये जो 24 देखो ना, मेजर यहीं से करना है अपन को, यहाँ से 12, फिर यहाँ से 24 का मतलब ये 12 और ये 12, फिर यहाँ से 200, ऐसे इसी को अपन बेस लाइन मान के चल रहे हैं।
तो यह जो 12 नॉटिकल माइल है यहाँ तो अपना 100% हो गया, और यहाँ से यहाँ 24 नॉटिकल माइल के अंदर है ना, यहाँ अपना है फाइनेंशियल की बात, मतलब राइट्स हैं हमारे पास, यानी कि वित्तीय अधिकार है। थोड़ी नॉलेज की बात करूँगा, थोड़ी मैं बात एक्स्ट्रा बताऊँगा, लेकिन आपको लिखना है। यहाँ हमारा वित्तीय अधिकार है, मतलब यहाँ पर अपन कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं, जैसे सीमा शुल्क बोलते हैं उनको। जैसे यहाँ से कोई आया तो इस बाउंड्री को क्रॉस किया तो हम उससे बाउंड्री का सीमा शुल्क ले सकते हैं, कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं। जो भी पैसा आएगा वो हमारी सरकार के पास आ जाएगा, ये हमारा हक है, और ज़्यादा नहीं, लेकिन वित्तीय अधिकार हमारा है कि इस इलाके के अंदर कोई आएगा तो उससे हम कस्टम ड्यूटी, मतलब इंडिया भारत कस्टम ड्यूटी लेगा। फिर 24 से 200 के बीच में ये हमारा है इकोनॉमिकल जोन, इकोनॉमिकल राइट्स हैं हमारे पास यहाँ। मतलब इकोनॉमिकल का मतलब होता है आर्थिक आधार है। आर्थिक आधार का मतलब बताता हूँ आपको। आर्थिक आधार का मतलब है अब यहाँ पर अपन छोटी मोटी गतिविधि कर सकते हैं। आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल राइट है हमारे पास कि हम कुछ इनकम पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर हम साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। इस यहाँ से लेके 200 नॉटिकल ये वाली जगह जो वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च बोलते हैं उसको। और यहाँ पर मतलब ये जो हमारा जो जगह है उसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर कोई भी जैसे कोई यहाँ जो भी संसाधन है, जो भी वहाँ पर पेड़ पौधे या फिर जो भी वो मतलब जहाँ पर जो भी फिश है और जो भी वहाँ के जो हैं नेचुरल हमें चीज़ें मिलती है उसको अपन यूज़ कर सकते हैं, उसको अपन खर्च कर सकते हैं। ध्यान समझना, यहाँ हमारा फाइनेंशियल राइट है, हमारे पास वित्तीय अधिकार है, हम कस्टम ड्यूटी लेंगे, जो भी हमारे सीमा शुल्क क्रॉस करेगा उसको लेंगे, वो हमारे पास राइट है। यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमिक राइट है, आर्थिक आधार है कि हम कोई साइंटिफिक कोई रिसर्च करना हो वो कर सकते हैं, वैज्ञानिक। और दूसरी बात, हम यहाँ पर जो भी चीज़ें होगी उसका हम दोहन कर सकते हैं, उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा 100% अधिकार है। हालांकि आपके कोर्स में ये दोनों बातें नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताई है, इसको भी साइड में कहीं लिख लेना, बड़ी नॉलेज की बात बता रहा हूँ, ये हर कोई नहीं बताएगा। और दूसरी बात, ये जो चीज़ है ना 12 नॉटिकल माइल, इसके मैं नाम लिखता हूँ, इधर आना थोड़ा सा, यहाँ लिखता हूँ मैं। जो 12 नॉटिकल माइल है इसका नाम है टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी, सीमावर्ती सागर। हिंदी में सीमावर्ती सागर बोलते हैं किसको? इस पहले वाले को, दूसरे वाले को और तीसरे वाले को, दोनों के नाम है। ये तो पहला हो गया। दूसरा जिसके अंदर हमारा फाइनेंशियल राइट है, वित्तीय अधिकार है, इसका नाम हो जाएगा कॉन्टिगस, ठीक है, कॉन्टिगस, GOUS, कॉन्टिजियस सी, यानी कि संलग्न सागर। हालांकि एक्स्ट्रा बात है लेकिन फिर भी आपको लिखना चाहिए। तीसरा है आर्थिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र, हिंदी में बोलते हैं उसको अनन्य आर्थिक सागर या क्षेत्र बोल दो चाहे, ठीक है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर समझा दूं, आपके कोर्स में इतना सा ही है 12 नॉटिकल माइल, लेकिन आपको नहीं समझ में आता अगर मैं ये चीज़ें नहीं बताता तो ये हमारा इंडिया का मैप है। यहाँ से 12 नॉटिकल माइल हमारे 100% अधिकार है, ठीक है, जो लगभग 21.9 किलोमीटर डिस्टेंस है। यहाँ से 24 नॉटिकल माइल के ऊपर हमारे पास फाइनेंशियल राइट है, तीनों के नाम मैंने इधर लिख दिए। फिर यहाँ से 200 नॉटिकल माइल का हमारा इकोनॉमिकल राइट है, ठीक है। उसके बाद में तो खैर वो सबका है, समुद्र है। तो यहाँ अपन बात करते हैं, तो पहले का नाम सीमावर्ती सागर है, यानी कि टेरिटोरियल सी है। टेरिटोरियल सी, ये कॉन्टिजियस सी है, संलग्न सागर है। और ये आर्थिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। आई थिंक मैंने फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इस चीज़ को आपको अच्छे से मैप बनाना और सारी बातें लिख लेना ऐसी की ऐसी, ठीक है। अब कुछ थ्योरी है, कुछ वर्डिंग है, वो मैं आपको लिखा देता हूँ, कुछ फैक्ट भी है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। हाँ, तो ध्यान रखना, ये कुछ फैक्ट हैं, इसको एज इट इज़ याद कर लो। ये तो कोई खास ज़रूरी नहीं है। वैसे भी एक मानक मील को इंच में जब चेंज करते हैं तो 63,360 इंच होता है, यानी स्टैट्यूएट मील को चेंज करेंगे 36,360 इंचेज होता है। समुद्री मील को जब इंच में चेंज करते हैं 72,000। और ये मतलब ये तो दोनों कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कभी पूछे नहीं जाते। ये इंपॉर्टेंट है, एक मानक मील के बराबर होता है लगभग 1.6 किलोमीटर। 1 स्टैट्यूएट मील 1 अच्छा इंग्लिश है, हिंदी वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम में यह मिस्टेक है,
ठीक कर लेना उसको। 1.852 किलोमीटर है, वो मिस्टेक है आपके, तो इसको ठीक कर लेना। यानी कि लगभग एक समुद्री मील जो होती है, एक नॉटिकल माइल इज अबाउट 1.8 किलोमीटर। मतलब आपको बस ये 2 चीज़ याद करनी है खास रूप से, वो आगे वाली फैक्ट भी याद करने की जरूरत नहीं है कि 1.6, लेकिन एग्जैक्ट ये भी नहीं है 1.584, वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक बता रहा है 1.852 किलोमीटर या फिर 1.8। तो बेटर है कि आपको ये याद करना, इसी को माना जाता है। लेकिन कहीं मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना। जैसे मैंने आपको कहा था कि भारत का हक 12 नॉटिकल माइल तक है। अब आप 12 नॉटिकल माइल का मतलब समुद्री मील, यानी कि नॉटिकल मील को हिंदी में क्या बोलते हैं, समुद्री मील। तो अब आप सोचो कि इसको मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा, तो आप 1.8 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कभी भी एग्जैक्ट वो जो अपने लिखा था 21.9 किलोमीटर नहीं आएगा। इसलिए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो एक माना गया है, एग्जैक्ट ये भी नहीं है। 8, 5, 2 खत्म थोड़ी हो गया, आता ही जा रहा है। इसलिए वो ये आपको वैसे भी कोई खास नहीं, लेकिन हाँ एग्जाम में कभी अलग से पूछ ले कि एक मानक में लगभग कितने किलोमीटर, क्योंकि ये भी कोई फिक्स नहीं, लगभग यूज कर रहा है, अबाउट, ये भी कोई फिक्स नहीं है। इसलिए इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि 12 नॉटिकल माइल जहां पर भारत का 100% अधिकार है, राइट है, वो हमारे को 21.9 किलोमीटर 21.9 किलोमीटर डिस्टेंस है। दूसरी बात, आपकी बुक में थ्योरी छाप रखी है, वो थ्योरी नहीं लिखनी है इस चैप्टर के लिए। बस जो मैंने मैप बनाया वैसा के वैसा मैप बना के बड़े से पेज में, चाहे जैसे ये आपकी कॉपी नोटबुक है और ये बीच में जैसे ऐसी नोटबुक होती है ना, तो ये जो पूरा एक ही पेज बना के लिख लेना, भले पूरे में मैप बना लेना, कैसे भी आडा टेढ़ा बना के उसको पूरे के अंदर जैसा मैंने डायग्राम समझाया वैसा के वैसा लिख देना। ये डिस्टेंस कितनी, भाई जैसे ये भारत का मैप बनाया था तो ये डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस कितनी, यहाँ पर कितने डिग्री, यहाँ पर कितने डिग्री, यहाँ कश्मीर, कन्याकुमारी, सब अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, सारी बातें उसी डायग्राम मैप में ही सारी की सारी थ्योरी की थ्योरी उसके अंदर आ जाएगी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, ठीक है, वो वैसे तैयार करनी है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल, अक्षांश और देशांतर, ये दोनों बहुत ही शानदार पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 3 जो आपकी प्रैक्टिकल वाली बुक है, ध्यान रखना, जो आपकी प्रैक्टिकल वाली बुक है ना, उसका जो मतलब प्रायोगिक जो बुक है उसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे, वहाँ पर वो साफ ये आपकी बुक में मेंशन बात लिखी हुई है, तो वहाँ पर अपन उसको पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन आंसर बचते हैं, वो अपन स्टार्ट कर देते हैं, और क्वेश्चन आंसर करने के बाद ये चैप्टर यहाँ यहीं क्लोज है। इसके बाद में जस्ट नेक्स्ट चैप्टर, इसका सेकंड चैप्टर नहीं आएगा, इसकी प्रैक्टिकल बुक जो मैंने आपकी बात करी उसका तीसरा चैप्टर आपको आने वाला है, ठीक है। चलो फिर अब अपन क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब देखो क्वेश्चन आंसर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आंसर है। और जो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन का जो वीडियो बताया था इसका, इसी के जस्ट पहले वाला पार्ट, और उसमें सब कुछ बातें हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा वर्डिंग में कैसे लिखना है, शब्दों में कैसे लिखना है, और एनसीईआरटी के जो अकॉर्डिंग टू नोट्स बनाने हैं वो देखते हैं अपन एक बार। जैसे मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा है, भारत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इंडिया, हालांकि मैंने क्वेश्चन एक छोटा सा एरिया इंडिया लिखा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके 3 तैयार होंगे। 3 तैयार कौन कौन से क्वेश्चन होंगे कि इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि 32,87,263, एग्जैक्ट मैंने आपको उस पार्ट 1 में बता रखा है 32,87,263, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर अपना इसके स्क्वायर एरिया है, वर्ग किलोमीटर एग्जैक्ट। तो जो मैंने पार्ट आपको इसको बेसिक इंट्रोडक्शन वाली बात में बता रखा है, लेकिन राउंड फिगर में इसको 32.8 राउंड फिगर में बोला जाता है। तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने ठीक लिख देता हूँ इसको, पॉइंट ठीक कर लो, 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपका इसका एरिया है भारत का, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया तैयार होगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना, एरिया कितना, तो ये बोल दिया कि 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन ये तैयार होता है कि भारत का पूरे संसार में, विश्व में भारत का कौन सा स्थान है एरिया वाइज, तो आपका आंसर होगा 7वां, ठीक है। वो भी मैंने शानदार ट्रिक बता रही है, रकुबाई, ठीक है ना, रकुबाई, ठीक है। जिसने वो फर्स्ट वीडियो देखा है वो इजीली इसको देख लेगा कि रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और इसके नीचे भी अगर 8वां लिखना चाहते हो तो वो है अर्जेंटीना। हालांकि 8वां पूछा नहीं गया आपसे, लेकिन अगर लेवल की बात एक लिखना चाहते हो साइड में तो वो भी लिख सकते हो। ये मैंने आपको ट्रिक उस टाइम पर बताई थी पार्ट 1 में, ठीक है। रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ठीक है। फिर उसके बाद में अपना
इंडिया आ जाता है, और लास्ट में अगर 8 में लेना चाहते हो तो वो हो जाता है अपना इजराइल, सॉरी वो अर्जेंटीना, 8वां कंट्री है। चलो ये बात थी। तो वर्ल्ड के अंदर अपन कौन सी पोजीशन पे आते हैं? 7 नंबर पे। और फिर एक क्वेश्चन और आता है कि हमारा जो एरिया है जो 32,87,263 किलोमीटर है स्क्वायर है, वो जो एरिया क्षेत्रफल है वो पूरे संसार का कितना परसेंट है? वो 2.4% है राउंड फिगर में। एग्जैक्ट और भी बढ़ा के लिखना चाहते हो तो ये फिगर भी कभी कभी आ जाता है 2.42%। ये भी मैंने आपको बात बता रखी है पार्ट 1 में। तो 3 क्वेश्चन तैयार हो गया आपके, ठीक है, कि भारत का क्षेत्रफल कितना, तो आपने कह दिया 32.8 लाख। और वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन पे अपन? 7th पोजीशन पे। और वर्ल्ड में कितना परसेंट अपना एरिया? 2.4%। 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, वो छोटी सी हेडिंग में लिख दी एरिया ऑफ इंडिया, बाकी कोई बात नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है सेकेंड, कि भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है, कैसे की है, किस प्रकार की है, क्यों की है। ऐसा क्वेश्चन राउंड फिगर में कैसा भी आ सकता है, लेकिन मैंने क्या, क्यों, कैसे नहीं लिखा, क्योंकि वो कैसा भी आओ आपको आंसर यही लिखना है। क्या? कि द साइज ऑफ इंडिया हैज इंडोव्ड हर विथ ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। कैसे? कि भारत की एक अलग पहचान, एक यूनिक पहचान कैसे बनाई भारत की, ठीक है। फिजिकल डाइवर्सिटी यानी भौतिक विविधता कैसे बनाई भारत के आकार ने, मतलब भारत की साइज ने भारत को एक अलग ही पहचान दे दी। कैसे? कैसे दे दी आपको एक्सप्लेन करना है। तो उसका आंसर ये रहेगा कि भारत के एक्चुअल के अंदर इसलिए पहचान दी कि हम समझ सकते हैं कि उत्तर में ऊंचे पर्वत, देखो मैं छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ कि ये जो होता है उत्तर नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, छोटा सा डायग्राम समझना। एन का मतलब उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब समझो कि इसने कहा उत्तर में ऊंचे पर्वत और बहुत सारी बड़ी नदियां भी है, रिवर्स, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद में उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का मतलब होता है जैसे ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, उत्तर पूर्व का मतलब इनके दोनों के बीच में, दोनों के बीच में उसको बोला जाता है उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। समझ गए? नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है? उत्तर पूर्व। और फिर नीचे आ जाता दक्षिण, यहाँ पर वनाच्छादित पहाड़ियाँ, मतलब ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिसके चारों ओर वन ही वन है, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ लॉफ्टी माउंटेन्स इन द नॉर्थ, नॉर्थ के अंदर बहुत सारे मतलब पर्वत हैं। और फिर लार्ज रिवर्स सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, ये सब अपने इसमें है। फिर बात करी जाती है ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, उसे बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। वहाँ पर कौन है? ग्रीन फॉरेस्टेड हिल, मतलब चारों तरफ से ऐसी पहाड़ियाँ जो वनों से, जंगल ही जंगल पेड़ पौधों से बिल्कुल कवर की हुई है, उसे बोला जाता है ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स। नॉर्थ और साउथ इंडिया के अंदर, नॉर्थ और साउथ मतलब यहाँ से इस यहाँ और यहाँ साउथ में इससे कवर की हुई है। और बात आती है वास्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ मरुस्थली, बाकी बहुत बड़ा क्षेत्र, वास्ट का मतलब बहुत बड़ा, वो है मरुस्थली, मतलब जहाँ पर धूल मिट्टी है, ठीक है, यानी कि वो जबकि मरुस्थली रेत से विस्तृत फैला हुआ है हमारा। तो मतलब भारत इसीलिए अलग पहचान है। कैसे? कि भारत के अंदर नदियाँ भी है, बहुत सारे रिवर्स है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, गंगा, नदियाँ भी, रिवर्स भी है। दूसरी बात वनाच्छादित है, मतलब जंगल है, पहाड़ियाँ जो बनी चारों तरफ से वनों से कवर है। और तीसरी बात मिट्टी, मतलब जो मरुस्थली इलाका है, जैसा कि हमारा राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर वाला इलाका, वो पूरी बाउंड्री जो है वो थार डेजर्ट है, पूरा मरुस्थल है। इस वजह से भारत एक अलग ही पहचान बनाता है, मतलब इसमें सब कुछ है, पानी भी है, मिट्टी धोरे भी हैं, और वन भी हैं, फॉरेस्ट भी है, ठीक है। ये शानदार आंसर हो जाएगा। एक फिर क्वेश्चन आता है बहुत ही तगड़ा और बढ़िया, कि भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन सब कॉन्टिनेंट? ठीक है, सब कॉन्टिनेंट भारत का उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही है। ये है कि अपन ने अभी जो बात की थी, छोटा सा रफ डायग्राम आपको तो फिर बना देता हूँ, क्योंकि ये डायग्राम आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये डायरेक्शन वाला है ना, जो मतलब ये अपना नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये ईस्ट यानी कि पूर्व, ये साउथ यानी कि दक्षिण, और ये वेस्ट यानी कि पश्चिम।
ये डायरेक्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये कह रहा है कि उत्तर में हिमालय पर्वत। अब आपको पता है हमारे यहाँ पर हिमालय पर्वत है कि नहीं है? उत्तर में हिमालय पर्वत है। और उत्तर पश्चिम का मतलब ये पोर्शन, ये पश्चिम और उत्तर है, तो इनके बीच में वाले इलाके को क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के अंदर क्या है? हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियां हैं। ये आगे आएगी जब पूरा डीपली पढ़ेंगे, हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियां, बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो इन दोनों के बीच में हिंदू कुश और सुलेमान श्रेणियां हैं। फिर बात आती है उत्तर पूर्व की, नॉर्थ वेस्ट की, सॉरी वो नॉर्थ ईस्ट की, ये नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हैं अपने, उत्तर पूर्व में है पूर्वांचल पहाड़ियाँ, और दक्षिण यानी कि यहाँ साउथ, ये साउथ, ये दक्षिण। साउथ में विशाल हिंद महासागर, ठीक है। इनसे सबसे सीमांकित है, मतलब सब बाउंड्री लगती है, और बृहद भौगोलिक इकाई जिसे हम इन सब को मिला के जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। समझ में आ गई? इंग्लिश बोल दो और फिर वापस समझा दूंगा। हिमालयज इन द नॉर्थ, हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेज इन द नॉर्थ वेस्ट, पूर्वांचल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल सही है, पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, एंड बाय लार्ज एक्सपेंस ऑफ द इंडियन ओशन इन द साउथ। इंडियन ओशन का मतलब होता है हिंद महासागर। इंडियन ओशन ध्यान रखना है ना, द इंडियन ओशन का मतलब हिंद महासागर। ये कहाँ पर है? ये साउथ में है। इट फॉर्म्स ए ग्रेट जियोग्राफिक एंटिटी नोन एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। ये छोटा सा डायग्राम आप साइड में बना सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, बीचों बीच, NE। इसको बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट, NW। आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो SW, साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ। ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, SE, ठीक है, जो बीच में होता है दोनों के, वो ये जरूरी है चीज समझना, ठीक है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो ये नाम है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके अंदर कितने देश आते हैं? फिर बता दूं, हालांकि NCERT 11th क्लास की जो आपकी बुक है उसके अंदर इन्होंने दे रखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 5 कंट्री बता रखी है, विच कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन इंडिया इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपके कोर्स में 5 है, एक्चुअल में 8 है वैसे, कि पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, और मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान 3 कंट्री और आती है। ये भी भारतीय सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही आती है। मतलब ये है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसके अंदर कितने देश आते हैं। मतलब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऐसा मान लो कि एक नाम है, भारतीय उपमहाद्वीप एक नाम है। जैसे भारत है, अब मैं पूछूं कि भारत में कितने स्टेट आते हैं, तो आपका आंसर होगा 28 स्टेट आते हैं, क्योंकि भारत के अंदर कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। वैसे ये क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश है, लेकिन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको 5 लिखना है। साइड में कहीं एक्स्ट्रा साइड में लिख लो, इन इंक्लूड्स द कंट्रीज पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। साइड में कहीं लिखना चाहो लिख सकते हो मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बॉक्स बना के ऐसे लिख लिया करो, जो मैं एक्स्ट्रा बातें बताता ना ऐसा बॉक्स बंद लिख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगी, नॉलेज के लिए काम आती है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपन साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार 4 क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना 5th है, वो है कि भारत की तट सीमा द्वीपों को सम्मिलित करके कितनी लंबी है। हाउ लॉन्ग इज द इंडियन कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइसलैंड ग्रुप्स। हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया था, पूरी एक्सप्लेन करके 6000, 100 और 5000 पूरी डेटा मैंने बता रखा है इसके पार्ट 1 में, लेकिन आपको वो पॉइंट 2 में प्रॉपर फैक्ट की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा याद दे रखा है आपकी बुक में कि 7517 किलोमीटर अपनी जो हमारी भारत की तट सीमा है ना, वो द्वीपों को मिलाकर कंप्लीटली है। हालांकि पूरी फुल डिटेल में चाहते हो कितनी कितनी एक्सप्लेन करके, तो मैंने इसी के पहले वीडियो के अंदर आपको सारी बातें बता रखी है, तो उसको अच्छे से देख लेना। अभी आपको ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि बुक से बाहर क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन नॉलेज ज़रूरी है कि क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं वो सब पता होना चाहिए। तो कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइसलैंड ग्रुप्स वो 7517 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। इस कारण भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी देशों से और पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा रहता है। ये क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही मैंने लिख दिया, पूरा का पूरा एक फैक्ट है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया। ऐसा मान लो कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे आपके। कैसे बनेंगे? एक तो ये पूछ सकता है
कि भारत एशिया महाद्वीप के, आपको पता है हमारा देश वो एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो जो हम एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं तो क्वेश्चन आ जाएगा कि एशिया महाद्वीप में अपन है कहाँ पर, नॉर्थ में एक, साउथ में एक, नॉर्थ ईस्ट में एक, साउथ ईस्ट में एक, वेस्ट में कहाँ है हम। तो हमें लिखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में है, ठीक है ना। साउथ तो है, जैसे ये साउथ होता है, साउथ तो है ये, लेकिन साउथ के भी बीच में, ठीक है, दक्षिण मध्य भाग के अंदर भारत आता है। जब आप वर्ल्ड का मैप देखोगे, जो उसके अंदर एशिया महाद्वीप देखोगे, तो उस एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आपको नजर आ जाएगा इंडिया कहाँ पर है, ठीक है। तो आपके पास इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप तो होना ही चाहिए। अब आपको उनमें चीज़ें कुछ मैच करते हुए चलना है, ठीक है, ये पता चल गया। दूसरा कि भारत और किन किन के बीच में स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी यानी अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है नेक्स्ट कि जो इसका बॉर्डर होता है, बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन एंड इट्स द टू आर्म्स, यानी कि दो इसकी जो भुजाएं हैं, टू आर्म्स एक्सटेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड द अरबियन सी। तो इसकी दो भुजाएं किन से मिलती है, दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन सी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये दो भारत की भुजाएं हैं, ऐसा मान लो ये भारत की जो ऐसी दो भुजाएं हैं जो अरबियन सी के साथ सीमा बनाती है, अरब सागर के साथ बाउंड्री बनाती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है इकट्ठा ही कि भारत किन मार्गों के द्वारा या फिर समुद्री वायु मार्गों के द्वारा अपने पड़ोस क्षेत्र से जुड़ा है, क्या कारण है। मतलब हम समुद्री क्षेत्रों से यानी कि सी एंड एयर रूट से हम जुड़े हैं, तो उनका कारण ये ऊपर वाला हो सकता है कि इन वजह से ही हम हैं जो अपने नेबर कंट्री हैं या फिर जो नेबर जो भी क्षेत्र है, चाहे वो समुद्र को छह के उधर जाना पड़ता हो, चाहे कैसे भी करना पड़ता हो, लेकिन हम अपने पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया फुल डिटेल, आपको इसके पार्ट 1 मतलब इसी का पहला वीडियो देखना पड़ेगा, इसी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो, उसमें मैंने फुल्ली एक्सप्लेन कर रखा है, तो बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7वां आया हुआ भी क्वेश्चन है कि भारत के दो द्वीपीय यानी कि पड़ोसी देशों के नाम लिखो। लेकिन ऐसे नहीं कि पड़ोसी देश जो मैंने आपको ट्रिक से बताया था, है ना, बचपन में MBA, वो ट्रिक नहीं, इसने पूछा कि दो आइसलैंड कंट्री, ध्यान से समझना, वो हमारे पड़ोसी भी होनी चाहिए और आइसलैंड कंट्री होनी चाहिए, मतलब द्वीपीय देश कौन कौन से हैं, ठीक है। मतलब ऐसा मान लो कि द्वीपीय देश या जब भी आइसलैंड की बात है ना, मतलब जो समुद्र बीच में पानी पड़ता हो और फिर हमारे टच में हो, वो है अपना श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव हैं, ये दो ऐसे देश है जो हमारे आइसलैंड कंट्री हैं, पड़ोसी तो है ही है, नेबर तो है ही हैं, लेकिन वो कैसे हैं, वो द्वीपीय देश है। ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना, ऐसे लिख दो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो गलत हो जाएगा, वो हमारे द्वीपीय पड़ोसी नहीं है, ठीक है। उनकी सीधी जमीन से सीमा लगती है हमारी, वो फिर हमारे जमीन से लगने वाले देश हैं, ठीक है। लेकिन ये द्वीपीय देश हैं जो हिंद महासागर है ना अपना, हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय पड़ोसी देश है, ये भी जरूरी है, यानी कि इंडियन ओशन के अंदर पड़ते हैं दोनों ही, हिंद महासागर के अंदर। ये ओशन भी पढ़ेंगे अपन, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, वो सब अटलांटिक है ना, आर्कटिक, वो सब आगे की बातें, लेकिन अभी इतना ही पढ़ना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका भारत से अलग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इंडिया का जब मैप देखोगे तो नीचे वाला जो पोर्शन है ये अपना इंडिया का नीचे वाला पोर्शन, और यहाँ पर आपको श्रीलंका नजर आएगा, ठीक है। इंडिया का मैप है, यहाँ पर श्रीलंका नजर आएगा, यहाँ है पाक जल संधि, यहाँ है मन्नार की खाड़ी। आप इंडिया का मैप देखो, अगर आपके पास अभी है तो ज़रूर देखना कि ये जो इंडिया का मैप है, नहीं हो इंडिया का मैप तो इंडिया का मैप ले आओ, बहुत ज़रूरी है। और वर्ल्ड का मैप भी लेना, राजस्थान का मैप भी लेना, तीनों मैप ज़रूरी है। तीनों मैप आपके स्टडी रूम में लगे होने चाहिए। तो ध्यान रखो, यहाँ पाक जल संधि और ये मन्नार की खाड़ी, इन दोनों की वजह से, मतलब ये दो ऐसे पोर्शन, ऐसी दो जगह हैं जो भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं, समझ गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीलंका भारत से अलग कैसे होता है, तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, ये पाकिस्तान नहीं है, PALK, पाक जल संधि है, पाकिस्तान नहीं है, ठीक है ना, पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। मतलब जल संधि का मतलब होता है जिसके जो जल संधि जो वर्ड है, एक बार पहले इंग्लिश बोल दूं कि श्रीलंका सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट, या फिर ऐसा मान लो कि पाक तो कोई नाम दिया हुआ है, वो कोई बात नहीं, बात आती है जल संधि की। मतलब स्ट्रेट क्या है, तो स्ट्रेट का मीनिंग होता है कि ऐसी जगह जो पानी का बहुत बड़ी जगह हो, मतलब ऐसा मान लो कि समुद्र से तो छोटा होता है लेकिन पानी हो, लेकिन उसके चारों ओर जमीन हो, चारों ओर जमीन हो। अब जैसे ये जो पाक जल संधि है, यहाँ पानी है,
यहाँ पानी है, और इसके चारों ओर देखो, इधर ज़मीन है, इधर ज़मीन है, इधर ज़मीन है, वापस पानी है, और इधर ये है मन्नार की खाड़ी। ये दोनों इसको अलग कर देते हैं। तो समझ में आ गई। हालांकि मैंने नीचे एक्सप्लेन भी किया है स्ट्रेट और गल्फ, तो ये बहुत ज़रूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हद नहीं इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सारे क्वेश्चन, नौकरी के एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है, सब के सब वैसे के वैसे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सेलेक्ट करके दिया आपको कि श्रीलंका और इंडिया से अलग किस वजह से होता है। तो कोई ऑप्शन रहेंगे मन्नार की खाड़ी और दूसरा सेकंड रहेगा मतलब गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी, और सेकंड रहेगा अपना पाक जल संधि। दोनों ऐसे हैं, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है पता है, मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि दोनों, तो सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दोनों ही हमारे मतलब भारत से श्रीलंका को अलग करते हैं, ठीक है। और डायग्राम मैंने बता दिया, आप ऐसा जरूर देखना, आपको मैप के अंदर ये चीज़ मिल जाएगी। अब एक क्वेश्चन बुक के अंदर दे रखा था कि डिफरेंस बिटवीन ए गल्फ एंड स्ट्रेट। हालांकि बुक के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये तो सिलेबस में चीज़ है, तो अपन को अगर क्वेश्चन दे रखा है तो मैंने आपको इसका आंसर भी लिख दिया है कि खाड़ी तथा जल संधि में अंतर क्या है। भाई जैसे ये तो खाड़ी है और ये जल संधि, इसमें क्या डिफरेंस है, मेनली डिफरेंस क्या एग्जाम आ सकता है, क्योंकि बुक के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो एक खाड़ी होती है ना, वो पानी के ऐसे बड़े भाग के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो समुद्र के लिए खोले गए छोटे से मुंह को छोड़कर लगभग जमीन से, मतलब जैसे कोई समुद्र है ऐसा मान लो कि समुद्र है, अब यहाँ से छोटा सा भूभाग है जिसके चारों ओर जमीन है, जमीन ही जमीन है, ऐसा मान लो। यानी कि समुद्र के लिए खोले गए मुंह को छोड़कर, अगर समुद्र के लिए जैसे यहाँ से इसको खोल देगी, यहाँ समुद्र कनेक्टिविटी है, उसको छोड़ के, क्योंकि फिर वो हुई कहाँ, जैसे ये है बीच में थोड़ा सा गैप है, और अब ये पूरा इतना बड़ा पानी है, ये मैंने जो ड्रा किया वो पानी है, इसके चारों ओर जमीन है। लेकिन ऐसा नहीं कि समुद्र से सी से कनेक्ट होती है उसको भी जोड़ते हैं, इसको कनेक्ट नहीं करना, बीच में थोड़ा सा गैप देके फिर कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन बीच में गैप है, उस गैप में क्या है, जमीन है। तो बात समझ में आ गई, मतलब समुद्र के लिए खोले गए छोटे से मुंह को छोड़कर लगभग जमीन से घिरा हुआ जो एरिया होता है, जमीन चारों ओर, वो कहलाती है क्या, गल्फ, यानी कि खाड़ी। A gulf can be described as a large body of water that is almost encircled by land except for a small mouth. Except का मतलब उसको छोड़कर, except small mouth that is opened out to the ocean. ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेट यानी कि जल संधि का क्या मतलब है, तो जल संधि को दो महाद्वीपों या पानी के दो बड़े निकायों, जिसमें जैसे मान लो समुद्र से दो छोटे, समुद्र जितना तो बड़ा नहीं लेकिन काफ़ी बड़े पानी जहाँ पर स्टोर किया हुआ हो, इकट्ठा पड़ा हो, उनके बीच में प्राकृतिक रूप से निर्मित पानी की एक संकीर्ण पट्टी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समझाता हूँ। A strait can be defined as a naturally formed narrow strip of water between two continents, island or two larger bodies of water. It is usually used for navigational purpose. हालांकि मैंने हिंदी में नहीं लिखा है इसको। बेसिकली नेविगेशनल पर्पज़ क्या मतलब होता है कि जो जहाज़ें वगैरह उनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, शिप वगैरह इधर उधर जाने के लिए। मतलब ये होता है कि दो बड़े पानी, जैसे कि ऐसा मान लो कि 50 बीघा ज़मीन जितना पानी स्टोर किया हुआ है, फिर वापस 30-40 बीघा जितना पानी स्टोर किया हुआ है, उनके बीच में नेचुरली रास्ता बन जाता है, वो कहलाती है स्ट्रेट, यानी कि जल संधि। और ये जो नेचुरल बनती है, प्राकृतिक है, ये पानी के कम ज़्यादा होने से या फिर पानी के बहाव होने से, और वहाँ से नेविगेशन वगैरह यानी जहाज़ें, शिप वगैरह ये काम किया जाता है नाविकों के द्वारा, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन आंसर बुक में नहीं लिखा हुआ दोनों आंसर, लेकिन क्वेश्चन लिखा हुआ था इसलिए मैंने उसका आंसर भी लिख दिया। इनके बाहर सिंगल क्वेश्चन आपके नहीं जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा छोटा सा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हद नहीं इतने क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से बनते हैं, कंप्लीट होता है। अब आपको जो प्रैक्टिकल का मैंने बताया था चैप्टर 3, उसको ज़रूर पढ़ना है। जस्ट इसके बाद हम वो ओपन करेंगे, क्योंकि वो इससे बिल्कुल लिंक है और ये चीज़ बुक के अंदर भी मेंशन है, मैं आपको ये चीज़ बता चुका, ठीक है ना। तो मिलते हैं चैप्टर 3 प्रैक्टिकल वाली बुक के चैप्टर 3 के साथ, ठीक है। ओके।